देखो कल हम लोगों ने जस्ट एक इंट्रोडक्टरी तौर पे रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड डिसोल्यूशन में से इस चैप्टर में हम लोग केवल रिकॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, डिसोल्यूशन के भी जहाँ कुछ छोटा मोटा रेफरेंस आएगा, बाकी डिसोल्यूशन नेक्स्ट पूरा चैप्टर है। ठीक है, उसमें पूरे नेक्स्ट चैप्टर में ये पूरा टॉपिक है जो कवर होगा। सो रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि सर फर्म वापस बनती है, कुछ चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, या तो कोई पार्टनर को एडमिट किया है और फर्म वापस चलने लगी है, मतलब पुरानी भी चल रही थी, नए एडमिशन किए हैं, रिटायरमेंट किया है किसी पार्टनर का और बाकी की फर्म चल रही है। एक्सपल्शन यानी कि बाहर फेंक दिया, उठा के एक्सपेल कर दिया है। इंसॉल्वेंसी के कारण कोई पार्टनर यदि बाहर जा रहा है, डेथ के कारण कोई पार्टनर यदि बाहर जा रहा है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि वैसे तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट कर रहे हो तो सारे बाकी के पार्टनर्स को पूछ के करना चाहिए, लेकिन बिना पूछे किए तो भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कोई दूसरा इंटरेस्ट मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को ट्रांसफर कर रहे हो, वैसे ही ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन अ पार्टनरशिप फर्म, अपना इंटरेस्ट भी इसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इस पे लास्ट टाइम क्वेश्चन आया हुआ है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पे। हालांकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट भी हो जाए तो भी कुछ पता नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी कम है इस बार रिपीट होने की। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पे प्रोबेबिलिटी कम है। प्रोबेबिलिटी किस पे ज्यादा बनेगी इस बार? एक्सपल्शन पे, एक्सपल्शन पे ज्यादा बनेगी। ठीक है, काफी टाइम से एक्सपल्शन पे, मतलब इस बार के लिए एक्सपेक्टेड है, ऐसा सोच सकते हैं अपन, बाकी तो फिर एग्जामिनर की इच्छा। चलिए, रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब वापस से रिकंस्ट्रक्ट हो रही है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर्म। ठीक है, व्हाट आर द लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टनर कमिंग इन एंड गोइंग आउट? सबसे पहला, इन सारे केसेस में रिकॉन्स्टिट्यूशन या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर्म हो रहा होता है। ठीक है, अब देखो कल मैंने ये भी आपके साथ में डिस्कस किया था कि सर इंसॉल्वेंसी या फिर डेथ के केस में, इंसॉल्वेंसी या फिर डेथ के केस में यदि कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है कि क्या होगा इंसॉल्वेंसी और डेथ के केस में, तो फिर जो पार्टनरशिप है, फर्म है, वो पूरी खत्म कर दी जाएगी। यदि कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया या यदि किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो पूरी फर्म खत्म हो जाएगी। लेकिन यदि कॉन्ट्रैक्ट में अदरवाइज लिखा हुआ है कि भले ही कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा हो या भले ही कोई पार्टनर की डेथ हो रही हो, रिमेनिंग पार्टनर्स मिलके फर्म को चलाएंगे। इसकी इंसॉल्वेंसी है, इसकी डेथ हो गई तो रिमेनिंग पार्टनर्स मिलके चलाएंगे। ठीक है साहब, तब तो फर्म चल जाएगी, फर्म डिसॉल्व नहीं होगी। लेकिन यदि ऐसा लिखने के बावजूद भी फर्म में केवल दो ही पार्टनर थे और एक की डेथ या इंसॉल्वेंसी हो गई, तो क्या अब रिमेनिंग एक ही जना कोई पार्टनरशिप चला सकता है क्या? नहीं सर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नंबर वन, इतना हमने देख लिया था। अब अपन एडमिशन का एक एक पॉइंट, मतलब आज कोशिश करें कि ये चैप्टर खत्म हो जाए तो। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टनर्स कमिंग इन एंड इन आउटगोइंग में, यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन में पहला पॉइंट है एडमिशन। एडमिशन किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म में होता है, इसलिए एडमिशन ऑफ अ पार्टनर बोला है। तो सर यदि किसी पार्टनरशिप फर्म में कोई नया पार्टनर लाके जोड़ रहे हो आप लोग, तो क्या बाकी के सारे पार्टनर्स का कंसेंट लगेगा या नहीं लगेगा? सर एक एक पार्टनर का कंसेंट लगेगा। क्यों लगेगा? उसका बहुत सिंपल सा रीजन है कि सर पार्टनरशिप इज अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, तो इसके द्वारा किए गए कामों से सारे बाइंड होने लग जाएंगे, इसलिए जरूरी है हर एक की कंसेंट ली जाए। हाँ भाई, इसको पार्टनर जैसे एडमिट करने को तैयार हूं, हम इससे बाइंड होने को तैयार हैं। ठीक है, और हम भी जो काम करेंगे उससे ये भी बाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो एडमिशन में only with the consent of all the existing partners a new partner can be admitted. Second, such new partner is not liable for acts done before his admission. ये बात भी मैं आपको कल बता चुका हूं। ये पार्टनर 1 तारीख को फर्म के अंदर घुसा है, तो इसके घुसने से पहले वाले कामों के लिए ये जिम्मेदार नहीं होगा, पहले वाले कामों के लिए। ठीक है, ये भी हो गई। Where he specifically agrees to bear the past liabilities, he will be liable to other partners for it. लेकिन जहां पर वो अंदर घुसने को, नया पार्टनर मिस्टर एक्स अंदर घुसने को इतना ज्यादा लालायित था, इतना ज्यादा आतुर था, उसने कहा मैं तो पास्ट के लिए भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूं, तो फिर अब ये बाकी के पार्टनर्स के को लायबल होगा कि हाँ ये पास्ट के लिए भी इस पे जिम्मेदारी डाल सकते हैं। देखो बहुत ध्यान से सुनना, एग्जाम में इस पॉइंट पे क्वेश्चन आ सकता है।
यदि इसने बाय डिफॉल्ट, तो ये अपने घुसने से पहले वाले पापों के लिए जो पार्टनरशिप फर्म में किए गए उनके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। लेकिन यदि फिर भी इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्वीकार कर लिया, तो इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही किसके प्रति होगी? सर बाकी के पार्टनर्स के प्रति होगी। ठीक है, वो चाहे तो इस पे पास्ट कामों के लिए भी इससे लायबिलिटी वसूल सकते हैं। लेकिन सर 1/1/2022 से पहले जो थर्ड पार्टीज थी जिन्होंने इस पार्टनरशिप फर्म से कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, यानी कि 2022 से पहले 2021 में, 2020 में, 2019 में जब ये पार्टनर अंदर नहीं घुसा था, उससे पहले के जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे उसके लिए पार्टनर्स गला पकड़ सकते हैं जो इस फर्म में थे उस नए पार्टनर की, जिसने अंदर आने पे पुराने वाले की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्वीकार किया, उसके लिए पार्टनर्स गला पकड़ सकते हैं। थर्ड पार्टीज गला नहीं पकड़ सकती, नहीं पकड़ सकती, नहीं पकड़ सकती इस नए पार्टनर का। थर्ड पार्टीज इस नए पार्टनर को रिस्पॉन्सिबल नहीं बना सकती। उसका जो पहले के किए गए काम थे, पहले के किए गए काम थे, वो किस किस के बीच में थे? वो 19, 20, 21 में थर्ड पार्टी के बीच में और पार्टनरशिप फर्म के बीच में। मान लो फर्म में थे मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, और 2022 में मिस्टर एक्स को एडमिट किया गया था अंदर। ठीक है, तो थर्ड पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट किनके साथ में बना था? या तो फर्म बोल लो या मिस्टर एबीसी के साथ में बना था। क्या थर्ड पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट कभी भी मिस्टर एक्स के साथ में हुआ था? नहीं सर। तो थर्ड पार्टी कभी भी इनको रिस्पॉन्सिबल नहीं बना सकती। या फिर ऐसा बोले, मिस्टर ए बी सी का मिस्टर एक्स के साथ में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि मिस्टर एक्स 2019, 20 और 21 वाले कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में हो रहा है? मिस्टर एबीसी और मिस्टर एक्स के बीच में। तो क्या थर्ड पार्टीज इस कॉन्ट्रैक्ट को इंटरफेयर कर सकती है, कोर्ट में जाके एनफोर्स करा सकती है कि मिस्टर एक्स ने तो बोला था वो पुरानी चीजों के लिए भी लायबल रहेंगे? तो कोर्ट बोलेगा, सर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलता है कॉन्ट्रैक्ट इज अ प्राइवेट रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज और मेकिंग इट, एंड थर्ड पार्टीज हैज गॉट नो राइट टू इंटरफेयर इनटू दैट प्राइवेट रिलेशनशिप, नो राइट टू एनफोर्स दैट कॉन्ट्रैक्ट इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ। तो सर मिस्टर एक्स ने भले ही इनको बोल दिया कि मैं पुराने पापों के लिए भी जिम्मेदारी लेता हूं, लेकिन उसके लिए रेस्पॉन्सिबल किसके प्रति होगा? एबीसी के प्रति होगा। थर्ड पार्टीज इसको रेस्पॉन्सिबल नहीं बना सकती अपने अपने कामों के लिए। क्या ये फंडा समझ में आया आपको? बोलो हाँ या ना। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इधर कैसे रोल प्ले करेगा इस सिचुएशन में? बोलो सर। अमीश, समझ आया तेरे को? हाँ सर। अरे सबको आया या नहीं आया? जीत, मोहित, पलक, रिया, रितेश। यस सर। हाँ सर, समझा समझा। यस सर। ठीक है, नींद से उठ जाओ भैया, 1 घंटे बाद सो जाना। चलिए, सो बाय डिफॉल्ट सबसे पहले तो बाकी के सारे पार्टनर्स की कंसेंट होगी, तो ही इसे नए पार्टनर को लाया जा सकता है। वो आने से पहले वाले पापों के लिए जिम्मेदार नहीं है। हाँ जिम्मेदार होगा यदि वो स्पेसिफिकली एग्री करता है तो, लेकिन किनके प्रति जिम्मेदारी होगी? पार्टनर्स के प्रति। थर्ड पार्टीज ये वाले पॉइंट को एनफोर्स नहीं करा पाएंगे, क्योंकि एक चीज होती है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एबीसी और मिस्टर एक्स के बीच में था, थर्ड पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करा सकती, वो तो एबीसी पुराने पार्टनर्स का ही गला पकड़ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, एनी एक्ट ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स कैन नॉट, ये बस याद करने वाला पॉइंट है, इसका कोई विशेष मीनिंग नहीं है। Any act of the old partners cannot be ratified by the new partner as he was not in existence as a principal at the time when such acts were done. पुराने एक्ट्स को रेटिफाई, सही करने के काम में नए पार्टनर की कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि उस समय वो था ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, a minor opting to become a partner on attaining majority shall be liable for the acts of the firm done since the date of his admission into the benefits of the partnership. सर ये पॉइंट तो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस फर्म में एक माइनर को ऑलरेडी एडमिटेड फॉर प्रॉफिट्स किया गया था, बाद में ये मेजर हुआ, मेजर होने के 6 महीने के अंदर इसको डिसाइड करना है कि मैं इस फर्म में रहेगा या इस फर्म से भाग जाएगा। यदि ये इस फर्म में रहने का नक्की करता है तो ये जिस दिन से इस फर्म में घुसा था उस दिन से आज दिन तक के
सारे किए गए कामों के लिए इसकी भी पूरी जिम्मेदारी होने लग जाएगी. He would be standing personally responsible for all the acts of the firm done since he was admitted only for profits into this partnership firm. पुराने पापों की भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी इसको. ठीक है, तो ये हो गया एडमिशन. अब अपन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट. देखो एडमिशन वही इंट्रोडक्शन ऑफ अ पार्टनर ही चल रहा है. देखो इसमें ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है, कोई भी चीज नई नहीं है इसमें, ये बस ऊपर वाले पॉइंट्स का डिटेलिंग है. ठीक है, नेक्स्ट रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. लेट्स कम टू द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. रिटायरमेंट कब कहा जाता है कि सर एक पार्टनर है, पार्टनरशिप फर्म है, उसमें से ये भाई ये पार्टनर जो है ये बाहर जा रहा है और बाकी के पार्टनर्स जो हैं वो इस फर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं, तब ये टर्म आएगा रिटायरिंग पार्टनर. ठीक है, मैं तो रिटायर हो रहा हूँ, मुझे इस फर्म में और नहीं रहना है. अब देखो रिटायरिंग पार्टनर में से भी बड़ा एक वर्ड है आउटगोइंग पार्टनर, जो बाहर जा रहा है. आउटगोइंग पार्टनर में बहुत सारे टाइप्स तरीके से बंदा एक पार्टनर आउटगोइंग हो सकता है. या तो वो रिटायर कर रहा हो, ठीक है, या फिर उसे एक्सपेल किया जा रहा हो, एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर, या फिर रिटायरिंग ऑफ अ पार्टनर, या फिर सर इसमें वो बंदा इंसॉल्वेंट हो गया हो तो भी वो बाहर जा रहा है. तो आउटगोइंग पार्टनर एक बहुत ब्रॉड टर्म है जिसमें रिटायरमेंट, एक्सपल्शन, इंसॉल्वेंसी तीनों इंक्लूड किए जाएंगे. देखना हमेशा इस बात का कंसेप्ट क्लियर रखना, आउटगोइंग पार्टनर ज्यादा बड़ा टर्म है जिसमें रिटायरिंग, एक्सपल्शन और इंसॉल्वेंसी के कारण बाहर जाने वाले तीनों ही पार्टनर को आप आउटगोइंग पार्टनर भी बोल सकते हो. ठीक है, जरूरी बात क्या है कि फर्म कंटिन्यू करेगी. ठीक है सर, उसके बाद में भी. अब देखो जरूरी बात क्या है, रिटायरमेंट of a partner is said to be when a partner withdraws from a firm and the remaining partners continue to carry on the business. ये तो हम समझ ही चुके हैं, कभी रिटायरमेंट बोलेंगे. रिटायरमेंट इज ऑल्सो नोन एज आउटगोइंग पार्टनर. ये बहुत बड़ा टर्म है, इसमें रिटायरिंग के साथ में एक्सपेल्ड और इंसॉल्वेंट पार्टनर भी आएगा. अब किस किस तरीके से पार्टनर रिटायर हो सकता है, इन तरीकों में से किसी भी एक तरीके में से रिटायर हो सकता है. क्या सर? देखो यदि सबसे पहले इस पॉइंट को पढ़ो, वो कैसी पार्टनरशिप है या उनके बीच में कैसा एग्रीमेंट है, इस बात पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा. इफ इट इज अ पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप एट विल कैसी पार्टनरशिप होती है भैया? पार्टनरशिप एट विल वो पार्टनरशिप होती है जिसमें जब तक पार्टनर्स की इच्छा हो वो चल सकते हैं. जिस दिन एक भी पार्टनर की इच्छा हो गई कि अब इस फॉर्म को कंटिन्यू नहीं करना है, वो बाकी के पार्टनर्स को इस बाबत एक नोटिस देगा और नोटिस देते ही जैसे ही बाकी के पार्टनर्स को वो नोटिस मिलेगा वो पार्टनरशिप फॉर्म खत्म हो जाएगी. ठीक है, सो वेयर पार्टनरशिप इज एट विल, तो फिर एक बाहर जाने वाला पार्टनर जो है गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द अदर पार्टनर्स. ठीक है, तो अब इसमें फॉर्म कंटिन्यू नहीं होगी. वेयर द पार्टनरशिप इज एट विल, जहां इच्छा वाली बात है, तो वो बाकी के पार्टनर्स को नोटिस देगा, ठीक है, ऑफ हिज इंटेंशन टू रिटायर. नंबर वन. नंबर टू, सर यदि पार्टनरशिप एट विल नहीं है तो फिर क्या काम आएगा, या इन दोनों में से एक? सर क्या, या तो उनके बीच में पार्टनरशिप डीड में कोई तरीका दिया हुआ हो, पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कोई तरीका दिया हुआ हो कि यदि किसी पार्टनर को बाहर जाना होगा, रिटायर या आउटगोइंग रिटायर होना होएगा, तो वो किस तरीके से होएगा, या तो इसका तरीका बता दिया गया हो कि इस तरीके से यदि किसी पार्टनर को रिटायर होना है तो वो इन वेज में रिटायर हो सकता है. तो या तो पहला पार्टनरशिप इज एट विल, तब तो उसी में. सेकेंड, पार्टनरशिप एट विल नहीं है, दूसरी तरीके की पार्टनरशिप है, लाइक पार्टनरशिप फॉर फिक्स ड्यूरेशन है, या पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस है. ठीक है, तो उसमें क्या होगा, फिर पार्टनरशिप एट विल नहीं है तो फिर पार्टनरशिप डीड को देखो, उसमें रिटायरमेंट को लेके क्या नियम बने हुए हैं.
अब यदि पार्टनरशिप डीड भी साइलेंट है और कोई पार्टनर रिटायर होना चाह रहा है, तो फिर बाकी के सारे पार्टनर्स की कंसेंट ले लो, रिमेनिंग सारे पार्टनर्स की कंसेंट ले लो, तो फिर तुम जा पाओगे। इफ इट इज अ पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स ड्यूरेशन, ठीक है, तो तुम ऐसे ही नहीं जा सकते उसमें से, ठीक है, बाकी के सारे पार्टनर्स की कंसेंट ले लो, फिर तुम रिटायर हो पाओगे। तो ये तरीके हैं। पार्टनरशिप एट विल है, कोई दिक्कत नहीं। पार्टनरशिप एट विल नहीं है तो पार्टनरशिप डीड देखो कैसे रिटायर हो सकता है, उसमें प्रोविजन तुमने एग्रीमेंट बनाए, बनाते समय रिटायरमेंट के प्रोविजन बनाए थे या नहीं, वो भी साइलेंट है, तो सारे पार्टनर्स की कंसेंट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन ने एडमिशन कर लिया या इंट्रोडक्शन ऑफ अ पार्टनर कर लिया, रिटायरमेंट कर रहे हैं। अब ठीक है, रिटायरमेंट कर लिया। अब देखो, इट ये भी कोई विशेष बात नहीं है, बाद में देखते हैं। लाइबिलिटीज ऑफ एन आउटगोइंग पार्टनर, देखो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ये एक पार्टनर है, इस फर्म से बाहर जा रहा है, फर्म में 1/1/2022 से 1/1/2023 तक अंदर रहा। तो सर पहली बात तो, यदि ये एक्टिव पार्टनर है, यदि ये एक्टिव पार्टनर है और ये आउटगोइंग पार्टनर बन रहा है अब, या रिटायरिंग पार्टनर, आउटगोइंग नहीं सॉरी, रिटायरिंग पार्टनर बन रहा है, तो इसे अपने बाहर जाने का पब्लिक नोटिस देना होगा कि मैं अब से इस फर्म से एसोसिएटेड नहीं हूं। यदि इसने, या पब्लिक नोटिस कोई भी दे सकता है, या तो फर्म भी दे सकती है कि ये पार्टनर हमारे साथ में अब से एसोसिएटेड नहीं है, या फिर ये बाहर जाने वाला पार्टनर भी दे सकता है कि आज से मैं इनसे एसोसिएटेड नहीं हूं। पब्लिक नोटिस आना जरूरी है ताकि पब्लिक एट लार्ज को पता पड़ जाए कि भैया ये पार्टनर इज नो मोर एसोसिएटेड विद दिस फर्म। नंबर वन। नंबर टू, सर यदि ये एक्टिव पार्टनर ने रिटायरिंग का पब्लिक नोटिस नहीं दिया, तो जब तक नोटिस नहीं दिया जा रहा है तब तक इस फर्म के आगे सारे वाले कामों के लिए इसको भी रेस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है, क्योंकि लोग इसको जानते थे इस फर्म में, ठीक है। यानी कि रिटायरमेंट का नोटिस नहीं दिया, ये बाहर चला गया, नोटिस नहीं दिया, बाद में ध्यान आया अरे बाप रे नोटिस तो दिया ही नहीं, तो 2/4/2023 को नोटिस दिया, 2 अप्रैल 2023 को नोटिस दिया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल मतलब 2 अप्रैल को दिया नोटिस, तो 1 अप्रैल तक जो भी काम किए गए हैं इस पार्टनरशिप फर्म में, 1 जनवरी से 1 अप्रैल तक जो भी काम किए गए इन 3 या 4 महीनों में, जनवरी फरवरी मार्च, और मतलब 3 महीनों में, तो फिर उन सारे कामों के लिए ये रेस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है। क्या ये बात समझ में आई? रिटायरमेंट बाहर जाने वाले को पब्लिक नोटिस देना जरूरी है यदि वो एक्टिव पार्टनर हो। यदि वो स्लीपिंग पार्टनर हो तो बाहर जाने वाले को नोटिस देने की जरूरत नहीं होती है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। दूसरी बात, यदि उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो सर वो बाद के कामों के द्वारा, पार्टनरशिप फर्म के बाद के कामों के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होगा जब तक कि पब्लिक नोटिस नहीं दिया जाता। बोलो अभी तक समझ में आया या नहीं आया? यस और नो? यस सर, यस सर। एवरीवन बी अलाइव, ठीक है। चलिए, मन में सोच रहे हो सर जिंदा है तभी तो आए हैं, बी अलाइव क्या कर रहे हो? तीसरी बात और इंपॉर्टेंट बात, सर ये पार्टनर बाहर चला गया, एक्टिव पार्टनर था, पब्लिक नोटिस नहीं दिया, फर्म से एक नए पार्टनर मिस्टर एक्स डील करने के लिए आए, जिनको पता ही नहीं था कि वो इस पार्टनरशिप फर्म में, ये मिस्टर ए जो बाहर गए हैं ये पार्टनर थे, इनको पता ही नहीं कि ये पार्टनर हैं, तो फिर क्या वो इनको रेस्पॉन्सिबल बना सकते हैं? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। मिस्टर एक्स जो इस फर्म से डील करने आए, उनको पता ही नहीं था कि ये जो बाहर, मतलब मिस्टर ए तो बाहर चले गए, हालांकि पब्लिक नोटिस नहीं दिया, तो मिस्टर एक्स जो इस फर्म से डील करने के लिए आए, उनको पता ही नहीं था कि मिस्टर ए इस फर्म में पार्टनर रह चुके हैं और पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया, उनको कोई मतलब ही नहीं था, पता ही नहीं था कि ऐसा भी कोई सिस्टम। तो क्या वो बाद के कामों के लिए, जहां अभी तक पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया और मिस्टर ए रिटायर हो चुके हैं, क्या वो मिस्टर ए का भी गला पकड़ सकते हैं अलोंग विद अदर पार्टनर्स? नहीं सर, नहीं पकड़ सकते। साउंड्स लॉजिकल और नॉट? वो जानता ही नहीं, तो और ये बाहर जा चुका है, उसको तो वैसे भी ध्यान नहीं था। पब्लिक नोटिस किसके लिए होता है? जो ऑलरेडी इस पार्टनरशिप फर्म से डील कर चुके हैं, या जिनको पता है कि ये इसका फेस है और फिर डील करने वाले हैं। ये पब्लिक नोटिस का महत्व उनके लिए होता है,
कि भैया जान लो मैं इस फर्म से अब एसोसिएटेड नहीं हूँ, उसके लिए तो कोई महत्व ही नहीं है पब्लिक नोटिस का, जो जानता ही नहीं था कि वो मिस्टर ए इस फर्म में काम करते थे। क्या ये थर्ड लॉजिक भी समझ आ गया? बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, ये भी बता चुका हूं, पब्लिक नोटिस कोई भी दे सकता है, फर्म भी दे सकती है और पार्टनर भी दे सकता है। ठीक है। पर यदि नहीं दिया गया तो फिर बाद के कामों के लिए भी इसको रेस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, और भी बातें। हाँ, भले ही ये पांचवी बात, भले ही ये पार्टनर मिस्टर ए फर्म से बाहर जा रहे हो, ठीक है, इन्होंने पब्लिक नोटिस भी दे दिया हो, लेकिन जब तक ये इस फर्म के अंदर थे, उस दौरान इस फर्म में जो भी काम हुए हैं इस 1 साल में, उन सब के लिए बाहर जाने के बाद में भी जिम्मेदारी बनी हुई रहेगी। भले ही पार्टनरशिप फर्म चलती रहे या भले ही पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाए, तो भी इनकी जिम्मेदारी बनी हुई रहेगी। ये पॉइंट तो मैंने आपको पहले भी बताया ना, कि जब तक पाप में भागीदारी रही है तब तक के लिए, भले ही फर्म से बाहर चले गए हो, भले ही फर्म भी डिसॉल्व हो गई, उसके बाद में भी लायबिलिटी अराइज हुई, तो तुम्हारे कार्यकाल के दौरान, तुम्हारे उस फर्म में रहने के दौरान जो भी काम हुए उसके लिए तुम्हारी हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहेगी। बोलो सर, क्या ये पांचवा पॉइंट अपन ने समझा था या नहीं समझा था पहले? यस? अरे ये सुनो, हाँ सर। क्यों क्यों यस और नो पूछ रहा हूं? क्योंकि अभी इसका एक एक्सेप्शन भी बताना है आपको। एक्सेप्शन क्या है? कि सर उस 1 साल के दौरान जो इस फर्म में आदमी रुका हुआ था पार्टनर जैसे, वो हम तो बोलते हैं हमेशा रेस्पॉन्सिबल रहेगा यदि उन कामों के लिए बाद में भी कभी लायबिलिटी अराइज हो जाती है तो, ठीक है, हमेशा रेस्पॉन्सिबल रहेगा। लेकिन इसका एक्सेप्शन है, नंबर 1, यदि उस पार्टनर ने फर्म को बोल दिया, सारे पार्टनर्स के साथ में एग्रीमेंट कर लिया, मैं तो अब रिटायर हो रहा हूं और मेरा इस फर्म में जो काम किया गया था जब मैं इस फर्म में था उसके लिए कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, पार्टनर से भी एग्रीमेंट कर लिया, और मान लो उस 1 साल में 4 थर्ड पार्टीज, थर्ड पार्टी 1, थर्ड पार्टी 2, थर्ड पार्टी 3, थर्ड पार्टी 4, 4 ही एग्रीमेंट्स किए थे बार वालों के साथ में, 4 ही थर्ड पार्टीज के साथ में, बार वाली पार्टीज के साथ में एग्रीमेंट किए थे। इसने इन सबके साथ में भी, मिस्टर ए जो आउटगोइंग पार्टनर है, सबके साथ में भी एग्रीमेंट कर लिया कि भैया मेरी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी उस दौरान जब मैं काम किया गया था। सारी थर्ड पार्टीज को भी मना लेता है, पार्टनर को भी और थर्ड पार्टीज को भी मना लेता है कि मेरी उस काम के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो फिर अब ये उड़ता पंछी है, ये फ्री है। ठीक है, ये बिल्कुल अब उसको पुराने कामों के लिए जब वो फॉर्म में था उसको परेशान नहीं किया जा सकता। बात समझ में आई? बोलो बोलो। यस सर, समझा। रिया राठौड़, Yes, sir. जो भी समझा है वो समझने में चिंता हो रही है या चिंता था चिता हो रही है? जल्दी बता, समझ में आ रहा है या नहीं? समझ रहा है sir. परफेक्ट। चलो, सो लाइबिलिटीज ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, जो मैंने 5 बातें आपको समझाई हैं, ठीक है, वो सारी इस पैराग्राफ में है। ठीक है जी। नेक्स्ट, नाउ व्हाट आर द राइट्स ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर? रिटायरिंग पार्टनर जो है उसके राइट्स क्या क्या होते हैं? यदि कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, he has very much a right to carry on a competing business, he may carry on a competing business or he has a right to carry on a competing business provided इसको competing business कैरी ऑन करने से रोका नहीं गया हो। आउटगोइंग पार्टनर को या रिटायरिंग पार्टनर को रोक लेते हैं ना कि आप कॉम्पिटिंग बिजनेस नहीं करोगे, ठीक है, लेकिन उसके साथ में हमें क्या इंश्योर करना पड़ता है? यदि रिटायरिंग या आउटगोइंग पार्टनर पे आप रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हो कि आप कॉम्पिटिंग बिजनेस नहीं करोगे, तो वो रेस्ट्रिक्शंस कैसे होने चाहिए? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, रीजनेबल एज टू ज्योग्राफिकल लिमिट, रीजनेबल एज टू टाइम फ्रेम। अगले 3 साल तक नहीं करोगे, हम जहां पर काम कर रहे हैं वहां नहीं करोगे, अगले 3 साल तक नहीं करोगे, उसके बाद में कर लेना। ठीक है, तो रिटायरिंग पार्टनर पे खुद रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो और उसे रोक सकते हो थोड़े टाइम के लिए या पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लिमिट में।
रीजनेबल तरीके से। लेकिन यदि कोई रेस्ट्रिक्शन लगाया नहीं है तो सर वो फर्म के कंपीटिंग बिजनेस कैरी ऑन कर सकता है। मिस्टर ए जो फर्म से बाहर जा रहे हैं वो फर्म के कंपटीशन में बिजनेस कैरी ऑन कर सकते हैं। बस उनको 3 बातें ध्यान रखनी होगी, 2 या 3 बातें क्या ध्यान रखनी होगी कि एक तो फर्म के नाम से धंधा नहीं लेना, दूसरा खुद को फर्म के जैसा रिप्रेजेंट, फर्म के पार्टनर जैसे रिप्रेजेंट नहीं करना है, मैं पार्टनर हूं ऐसा कह के धंधा नहीं ले लेना, फर्म के नाम का उपयोग नहीं करना, ठीक है, फर्म के पार्टनर जैसे रिप्रेजेंट नहीं करना, तीसरा फर्म के कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं करना, अपनी तरफ तोड़ तोड़ के नहीं लाना, ठीक है। ये 3 बातों का रिटायरिंग पार्टनर को ध्यान रखना होगा, वो कॉम्पिटिंग बिजनेस कर सकता है। ये तीनों बातें जो मैंने आपको अभी बताई, ठीक है। सो राइट्स ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर, ही मे कैरी ऑन द कॉम्पिटिंग बिजनेस, मे है, कर सकता है, इच्छा है तो कर सकता है यदि उस पे रेस्ट्रिक्शंस, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगे हुए, और कर भी सकता है रेस्ट्रिक्शन नहीं लगे हुए तो भी इन बातों को ध्यान में रख के करना है। सेकंड, टू शेयर प्रॉफिट्स और क्लेम इंटरेस्ट, टू शेयर प्रॉफिट्स और क्लेम इंटरेस्ट। समझो समझो रिटायरिंग पार्टनर का दूसरा राइट होता है, वो इस फर्म से मिस्टर ए बाहर जा रहा है तो बाकी के पार्टनर्स को क्या करना चाहिए, या तो उसके हिस्से की प्रॉपर्टी उसको थमा देनी चाहिए, जो भी उसके हिस्से का प्रॉपर्टी प्लस प्रॉफिट्स में शेयर था वो इसको मिस्टर ए को दे देनी चाहिए। यदि उन्होंने मिस्टर ए को उसके हिस्से की प्रॉपर्टी नहीं दी और बिजनेस में यूज कर रहे हैं, और बिजनेस में यूज कर रहे हैं, तो फिर उन्हें मिस्टर ए को 2 में से एक चीज देनी पड़ेगी, जो भी मिस्टर ए ऑप्ट करें। क्या 2 चीजें, नंबर 1, या तो सब्सिक्वेंट होने वाले प्रॉफिट्स में इनकी जितनी भी हिस्सेदारी थी वो इनको देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक ये रिटायर नहीं हुए हैं, मतलब रिटायर तो हो गए लेकिन इनको इनकी हिस्सेदारी दी नहीं गई है। तो जब हिस्सा तुम लोग काम ले रहे हो रे, तो फिर काम ले रहे हो और इनको मिस्टर ए को रिटायरमेंट के टाइम इनकी हिस्सेदारी दी ही नहीं, तो फिर इनके हिस्से के जो भी प्रॉफिट्स बनते थे वो आप इनको दोगे। या फिर मिस्टर ए चाहे तो सेकंड ऑप्शन भी ऑप्ट कर सकते हैं, नहीं मुझे तो मेरी प्रॉपर्टी पे एट द रेट, तुमने चूंकि मेरे को प्रॉपर्टी दी नहीं है, यूज कर रहे हो, एट द रेट 6% पर एनम का इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है सर। दोनों में से जो मिस्टर ए चाहे वो इनको ऑप्ट करने का राइट मिलेगा। मिस्टर ए प्रॉफिट वाला कब चूज करेंगे, जब उनको पता है 6% से ज्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। और मिस्टर ए 6% पर एनम वाला इंटरेस्ट कब लेना चाहेंगे, जब उनको पता है या तो 6% जितना प्रॉफिट नहीं है या फिर लॉसेज है, तो वो क्या डिमांड कर लेंगे, 6% पर एनम वाला मेरे को आप तो ये दे दो। तो उनको देना पड़ेगा। देना कब पड़ेगा, जब प्रॉपर्टी इनकी हिस्से की इनके हवाले नहीं की और बिजनेस में यूज ले रहे हैं। यदि बिजनेस में यूज नहीं ले रहे हैं इनकी प्रॉपर्टी को, तो इनको कुछ देने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। चलिए, क्या ये भी आपको राइट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर टू शेयर और क्लेम इंटरेस्ट, टू शेयर प्रॉफिट्स और क्लेम इंटरेस्ट, ठीक है, ये भी बता दिया। ये और सर ये ऑप्शंस आउटगोइंग पार्टनर को कब अवेलेबल है, प्रॉफिट में हिस्सेदारी या 6% इंटरेस्ट, when the surviving or continuing partners carry on business of the firm with the property of the firm, ठीक है, and they have not purchased the interest of the outgoing partner, उन्होंने अभी तक आउटगोइंग पार्टनर का इंटरेस्ट या तो खरीदा नहीं है और अभी तक फिर भी उसके साथ में धंधा किए जा रहे हैं, उसको उसकी हिस्सेदारी दी नहीं है। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब आता है धांसू वाला पॉइंट। क्या पॉइंट, एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर। इस बार के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। तीसरा रिकॉन्स्टिट्यूशन में पॉइंट क्या आता है, देखो अपन ने कर लिया एडमिशन, कर लिया रिटायरमेंट, कर लिया रिटायरमेंट के बाद में अब आता है एक्सपल्शन। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट तो अपन ऑलरेडी कर ही चुके हैं, एक्सपल्शन समझना चालू करते हैं। देखो समझ में आ रहा है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, जल्दी बोलो। all the 11 students of my law subject, perfect। देखो एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर, एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर, 4 पार्टनर्स थे पार्टनरशिप फॉर्म में, 3 मिलके 1 2 3 मिलके इस चौथे को उठा के बाहर फेंकना चाह रहे हैं, एक्सपेल करना चाह रहे हैं,
कभी क्लास में एक्सपेल हुआ है देवांश? मैडम ने कभी एक्सपेल किया है? हाँ सर, बहुत बार किया है सर। यही हम तो हाथ खड़े हो गए, हमारा आधा टाइम तो बाहर ही निकलता था। ठीक है, सो एक्सपल्शन मींस जबरदस्ती बाहर निकाल देना। ठीक है, अब देखो पार्टनरशिप में एक्सपल्शन का कोई स्थान नहीं होता है। बाय डिफॉल्ट किसी पार्टनर को एक्सपेल करने का या एक्सपल्शन का कोई राइट या कोई अधिकार या कोई स्थान नहीं होता है। ठीक है, बाकी के पार्टनर्स चाहे मेजॉरिटी में भी आए, बाय डिफॉल्ट यदि कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है, यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है, कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है किसी पार्टनर को एक्सपेल करने के बारे में, तो एक्सपल्शन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। ये बात ध्यान रखिएगा। क्यों? पार्टनरशिप कैसा रिलेशनशिप है? फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है तो विश्वास वाला रिलेशनशिप है, तो उसमें एक्सपल्शन का कोई स्थान नहीं होता है, सबसे पहली बात। लेकिन यह एक्सपल्शन तभी किया जा सकता है, एक्सपल्शन इस पार्टनर का तभी किया जा सकता है, नंबर 1 सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, जब कॉन्ट्रैक्ट या पार्टनरशिप एग्रीमेंट में एक्सपल्शन से रिलेटेड, एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड प्रोविजंस आपने बनाए हैं, तभी उस पार्टनर को एक्सपेल किया जा सकता है। ये तो हुई पहली कंडीशन। प्लस उस पार्टनर को एक्सपल्शन केवल तभी किया जा सकता है जब पार्टनर्स ने एक्सपल्शन वाला क्लॉज मेजॉरिटी में एक्सरसाइज किया है। मेजॉरिटी में, इस पार्टनरशिप फर्म में 4 पार्टनर्स हैं तो मेजॉरिटी कितने की हो गई? 3। किसी में 5 पार्टनर्स हैं तो भी मेजॉरिटी कितने की हो गई? 3। यदि 2 जने निकालना चाह रहे हैं तो वो मेजॉरिटी नहीं हुई, तो वो एक्सपल्शन वाला राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो किसी पार्टनर को आप लोग एक्सपेल करना चाह रहे हैं, उसके लिए सबसे जरूरी बात है कि कॉन्ट्रैक्ट या पार्टनरशिप एग्रीमेंट में उससे रिलेटेड प्रोविजंस दिए हुए हों किसी पार्टनर को एक्सपेल करने से रिलेटेड। सेकेंड बात, एक्सपेल तभी किया जा सकता है जब ये राइट मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स ने एक्सरसाइज किया है। तीसरी बात, सर उन्होंने ये राइट गुड फेथ में एक्सरसाइज किया है। गुड फेथ में, गुड फेथ में, गुड फेथ का क्या मतलब होता है? ठीक है, सबसे पहले पार्टनरशिप डीड में एक्सपल्शन का स्थान हो तभी एक्सरसाइज किया जा सकता है, मेजॉरिटी। और तीसरा गुड फेथ। गुड फेथ का मतलब होता है सबसे पहली बात कि सर जो जिस कारण वो निकालना चाह रहे हैं ना, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म, वो फर्म के हित में हो है, पर्सनल हित में नहीं, फर्म के हित में हो रहा है। दूसरा, सर आपने उस एक्सपेल्ड पार्टनर को एक्सपल्शन से पहले नोटिस दिया है, कारण बताओ नोटिस दिया है, या नोटिस दिया है कि हम तुझे इन कारणों से एक्सपेल कर रहे हैं, प्रॉपर पूरा तरीके से नोटिस दिया है। और उसे नोटिस देने के बाद में एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया है कि तू भी अपना केस प्रेजेंट कर ले, क्यों तुझे नहीं निकाले, हम तो निकालना चाह रहे हैं भाई, ये निकालने का नोटिस है तेरे को, लेकिन तेरे को एक चांस भी दे रहे हैं, यदि तुझे अपनी वकालत में कुछ बोलना है, क्यों क्यों हम गलत कर रहे हैं, तेरे को भी चांस दिया जाता है। यदि ये तीनों चीजें होंगी तो ही वो गुड फेथ में एक्सपल्शन कहलाएगा। लाइक इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म, प्रॉपर नोटिस हैज बीन गिवन टू द टू एक्सपेल्ड part to the partner which is being expelled and opportunity of being heard has been given to him। ठीक है, बोलो सर अभी तक इतना समझ में आया? एक्सपल्शन कब हो सकता है? जब ये 3 बातें हो कि कॉन्ट्रैक्ट या पार्टनरशिप एग्रीमेंट में एक्सपल्शन से रिलेटेड प्रोविजंस दिए हुए हैं, दूसरा एक्सपल्शन मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स मिलके कर रहे हैं, तीसरा एक्सपल्शन गुड फेथ में। एक्सपल्शन गुड फेथ में तब होगा व्हेन इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म, प्रॉपर नोटिस हैज बीन गिवन, proper procedure has been followed and notice has been given and opportunity of being heard has been given to the partner who is being expelled। सर ये फॉर्मूला याद हो गया या नहीं हो गया? बोलो हाँ या ना। फॉर्मूला याद हो गया क्या सभी जनों को? पलक राठी, फॉर्मूला याद हो गया ये एक्सपेल्शन का? हाँ सर। ठीक है, चलिए अब देखो जरूरी बात क्या, इंटरेस्ट ऑफ द फर्म कैसे कैसे हो सकता है? सर ऐसे ऐसे हो सकता है, देखो कि सर
ये पार्टनर जो है ना, जिसको बाकी के तीनों पार्टनर्स मेजॉरिटी ने मिलके एक्सपेल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या करता है, प्रॉपर अकाउंट्स नहीं देता है, बीच में से गायब कर लेता है पैसे, ठीक है, बार बार समझाने पे भी पार्टनर्स को अकाउंट्स नहीं देता है या प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता ही नहीं है, कुछ भी खा लिया, कुछ भी निकाल लिया, कुछ भी कर लिया। इसको बहुत बार समझाया कि अननेसेसरीली ऐसे काम मत कर जिनसे फर्म को खतरा हो, पर ये करता रहता है, ठीक है, फर्म की गुडविल को नुकसान हो, ये मानता नहीं है, ठीक है। तो इसको निकालने में ही फर्म का इंटरेस्ट है, पहली बात, ठीक है। आप लोग एक काम करेंगे, मैं एक नया लिंक भेज रहा हूं, सभी जने उस पे, नया लिंक भेज रहा हूं, सभी जने उस पे रिज्वाइन करेंगे, टाइम खत्म हो गया है इसलिए, ठीक है। फिर एक्सपल्शन को आगे कंटिन्यू करते हैं।